गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपन आज क्वालिटी के ऊपर क्लास लेने वाले हैं। जो भी एरिया ऑफ कंसर्न अपना एनक्वास का जी पोर्शन है। कायाकल्प का एरिया ऑफ कंसर्न जी अलग होता है, क्वालिटी ये अपना एनक्वास का एरिया ऑफ कंसर्न जी अलग होता है। कायाकल्प में एरिया ऑफ कंसर्न जी में क्या आता है? बियॉन्ड बाउंड्री वॉल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू। सब लोग अपना कैमरा ऑफ रखेंगे और जहां भी कोई कंफ्यूजन हो आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अपना दो जैसे कायाकल्प का एरिया ऑफ कंसर्न जी क्या होता है? बियॉन्ड बाउंड्री वॉल्ड होता है। और एनक्वास के लिए एरिया ऑफ कंसर्न जी क्या होता है? यहाँ पर क्वालिटी वाला पोर्शन आता है, क्वालिटी टूल्स, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन पीडीसीए देखते हैं। पीडीसीए के बारे में सब लोगों ने सुना ही है। पीडीसीए क्या होता है? किसी भी एक प्रॉब्लम के ऊपर अगर अपन बात करने का सॉल्यूशन अगर ढूंढने की कोशिश करें या फिर किसी प्रॉब्लम को अपने को सॉल्व करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? पहले प्लानिंग करेंगे। पी से होता है प्लानिंग, डी से होता है डू, फिर चेक, फिर एक्ट, है ना। तो ये क्या है? पीडीसीए क्या होता है? क्वालिटी मेथड है। दो चीजें होती हैं, एक तो क्वालिटी मेथड होता है जो कि दो अपन ने देखे हैं। 5S क्वालिटी मेथड है, पीडीसीए क्वालिटी मेथड है। ये हमेशा याद रखना। अभी जो भी कोई असेसर आएंगे अपने यहाँ पर, वो आपसे सवाल पूछेंगे कि क्वालिटी मेथड क्या होता है। तो दो चीजें होती है क्वालिटी मेथड में, पीडीसीए एवं 5S। 5S के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और पीडीसीए अपन ने बता रहे हैं कि पीडीसी में किसी भी समस्या को सॉल्यूशन अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए क्या होता है? पहले प्लानिंग करते हैं हम उसको कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर उसको करके देखेंगे, फिर चेक करेंगे कि हमारी प्लानिंग सही थी। अगर सही है तो फिर हम उसको कंटिन्यू एक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर आपके एनक्वास के चेकलिस्ट के अनुसार एरिया ऑफ कंसर्न जी के अंदर मेजरेबल एलिमेंट अगर अपन देखें तो G1 के अंदर में और G7 और G4, इन तीनों में जो भी अपन काम करते हैं वो सब हमारे प्लानिंग के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि आपने क्वालिटी सर्कल बनाया, तो आपने क्वालिटी सर्कल क्यों बनाया है? किसी प्लानिंग के तहत ही तो बनाया है कि हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे यहाँ क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, तो इसलिए हमने क्वालिटी सर्कल बनाया। फिर क्वालिटी पॉलिसी बनाई, कि इसलिए बनाई वो इसके बाद में एसओपी बनाया। क्यों बनाया? कि हमारा क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, किसी हमारी पेशेंट केयर को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये तीनों चीजें हैं। ये क्या हो गया? एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं कि ये तीनों चीजें करी। जैसे अपन ने क्वालिटी सर्कल बनाया तो हमने प्लानिंग करी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्वालिटी पॉलिसी बनाया तो प्लानिंग करिए, क्वालिटी सॉरी एसओपी बनाया तो वो एक प्लानिंग करिए। अब एसओपी क्या होता है ये सब अपन ने पहले भी वीडियो बना चुके हैं, अपन इस पे पहले भी अपन इस पे क्लास ले चुके हैं और भी अपन बना देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे G5 और G2, ये दोनों जो आते हैं, जहां पर क्या पूछा जाता है आपसे? प्रोसेस मैप क्या होता है या प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, ये अपन प्रोसेस मैप करवा के देखते हैं। तो वो क्या चेक करके देखते हैं कि हमारा प्रोसेस मैप करके देखते हैं कि कहीं नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी तो नहीं आ रही। पूरा प्रोसेस मैप बना लिया, उसमें कोई चीज अपन फालतू में तो नहीं कर रहे, इधर उधर तो फालतू में अपन टाइम का वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती बिना मतलब कि अपन मेहनत तो नहीं कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस मैप में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर निकालते हैं, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन स्कोर लेते हैं, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन स्कोर लेते हैं। ये करके देख रहे हैं, मतलब डू करके देख रहे हैं, इस चीजों को अप्लाई करके देखा, ठीक है। तो जिससे कि पेशेंट का सेटिस्फेक्शन स्कोर अगर कम आ रहा है तो अपन समझ जाएंगे कि ये पहले हमने प्लानिंग करी, इसके बाद में हमने उसको करके देखा, उसका स्कोर निकाला। अब स्कोर निकालने के बाद में जब हमने पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर निकाल लिया एवं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन स्कोर निकाल लिया, अब उसका स्कोर को हमने एनालाइज करा। वो कहाँ पे आएगा? G6 G3 और के अंदर आएगा कि हमने पूरा का पूरा स्कोर निकाल के देखा। अगर स्कोर कम आ रहा है तो उससे हमें पता लग गया, जैसे ऑडिट करें हमने पूरे कहीं पर भी, या फिर ये पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर निकाल के उसको चेक करा। अगर किसी पॉइंट पे वो कम आ रहा है, मतलब कि हमारी प्लानिंग जो ऊपर प्लानिंग करी थी वो कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत किया है, गलती हो गई है उसमें हमसे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे चेक करेंगे। अगर वो सही है तो उसको कंटिन्यू रखेंगे, अगर वो सही नहीं है तो फिर से प्लानिंग पे जाएंगे, फिर से प्लान करेंगे, नई चीजें एसओपी में कुछ चेंज करेंगे या फिर क्वालिटी पॉलिसी में कुछ चेंज करेंगे, है ना। अगर सही नहीं है तो, और अगर सही है तो उसको कंटिन्यू रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे?
कुछ टूल्स लगाएंगे, कुछ मेथड्स लगाएंगे। क्वालिटी टूल्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्वालिटी टूल्स 7 प्रकार के बेसिक क्वालिटी टूल्स होते हैं। वैसे क्वालिटी टूल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक क्वालिटी टूल्स जो होता है, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, वो 7 क्वालिटी टूल्स होते हैं। और क्वालिटी मेथड्स 2 होते हैं जो अपन बेसिक माने जाते हैं, 5S और PDCA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज से ही शुरू करते हैं, प्लानिंग से। प्लान डू चेक एक्ट में प्लानिंग से शुरू करते हैं। तो जैसे आपका एरिया ऑफ कंसर्न जी है, जी के अंदर पहली चीज क्या आती है कि हमारी फैसिलिटी में क्वालिटी टीम्स की बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। ऐसा कोई व्यक्ति देखने के लिए कुछ टीम निर्धारित है कि नहीं है। अगर टीम निर्धारित है तो सबसे उसको आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपकी क्वालिटी टीम नहीं बनी हुई है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद में फैसिलिटी रिव्यू, तो क्वालिटी सर्विसेज, हम क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, एरिया ऑफ कंसर्न जी पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। देखो, काम तो सब कोई करते हैं, अस्पताल में सब हर एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है ना। लेकिन वो अपनी क्वालिटी किस स्तर की सर्विसेज दे रहा है, कि हमारा पेशेंट खुश है या नहीं है, उस चीजों को अगर अपन ध्यान दे रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं, उस पे अपन एक बार कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे इंजेक्शन लगाने का तरीका है, अगर अपन अच्छे से इंजेक्शन लगाएंगे पूरा स्टेराइल तरीके से, कि ग्लव्स पहन के ठीक से पेशेंट को समझा के उसके बाद में इंजेक्शन लगाएंगे, तो वो एक क्वालिटी वाली सर्विस हो गई। और अगर नहीं, ऐसे ही पटका और ठूस दिया इंजेक्शन, तो वो एक नॉन क्वालिटी वाली चीज आ गई है ना। आगे बढ़ते हैं। G7 में क्या आता है, अपन पूरा चेकलिस्ट के अनुसार ही देख रहे हैं। जीवन में अपन ने क्या देखा, क्वालिटी टीम, क्वालिटी सर्कल बनी हुई है नहीं बना हुआ है। उसके बाद में क्वालिटी के आपके टूल्स को आप देख रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। आउटकम आप दे निकाल के उसको एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑडिट आप करके उसको एनालाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो भी हमारे अंदर कमियां आ रही हैं, उसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस पर अगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उस पर मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, आगे G7 के अंदर क्या आता है। ये पहले प्लानिंग वाले में क्या क्या पोर्शन था, G1 था, G7 था, है ना। तो G7 में क्या है, डिफाइंड क्वालिटी पॉलिसी हमारे यहाँ पे बनी हुई है या नहीं बना है। फिर पेरियोडिक अपन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं या नहीं बने हैं, आपने 1 2 3 जितने भी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। फिर क्वालिटी पॉलिसी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, ये सारी चीजों पे मार्क्स रहते हैं। अगर आपके यहाँ पे क्वालिटी पॉलिसी बनी है तो आप मार्क्स मिलेंगे, नहीं बनी है, आपने नहीं शो पाए। अच्छा, केवल बनी होने से नहीं फायदा होगा। क्वालिटी पॉलिसी एक तो बनी होना चाहिए, और सबको पता होना चाहिए कि हमारे अस्पताल की क्वालिटी पॉलिसी क्या है। मैं जहां भी असेसमेंट करने जाता हूँ, मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। जहाँ पे उनके बोर्ड पे ऊपर चिपका देते हैं ना अपन लोग, कि दीवारों पे लिख दिया हमारी क्वालिटी पॉलिसी ये है, फलाना ढिमका सब कुछ है। लेकिन स्टाफ को पता नहीं होता। सबसे पहले मैं जाके पूछता हूँ कि क्वालिटी पॉलिसी में तुमने कोई भी अगर एक शब्द भी बता दिया, तो भी मैं आपको मार्क्स दे दूंगा। क्योंकि अगर कुछ एक शब्द भी बता दिया तो कम से कम इससे समझ जाते हैं ना कि वो पढ़ा है उसने। नहीं तो क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लगा देते हैं। कहीं से कॉपी करा, उसको पेस्ट करा, ओटी में अलग लगी है, कहीं मेल वार्ड में गए वहां अलग लगी है, पीडिया में गए वहां अलग लगी है। तो अस्पताल की क्वालिटी पॉलिसी जो होती है वो एक अस्पताल की होती है, मतलब पूरे हॉस्पिटल में एक ही लगी रहेगी। ठीक है, आप देखिए। जैसे विजन क्या होता है, एक शॉर्ट डिक्लेरेशन होता है ऑफ द, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन, हमारा अस्पताल किस जगह क्या, कहाँ पहुंचना चाहता है, हम क्या सोच रहे हैं, वो विजन है। मतलब बहुत दूर की सोच रहे हैं। आज से 5 साल बाद हम अस्पताल में जैसे एग्जांपल अगर अपन ले, ये अपोलो हॉस्पिटल का विजन है, टच अ बिलियन लाइव्स। ये इससे एग्जांपल आप समझिए कि वो 1 लाख लोगों को या लाखों लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है। इस तरह से विजन छोटा सा बनाएगा। ठीक, मिशन क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि कौन, हम कौन है, हमारे कस्टमर कौन है, मतलब हम जिसको सर्विस दे रहे हैं वो कौन है, हम क्या काम करते हैं, एवं हम वो काम, जो भी काम कर रहे हैं वो काम कैसे करते हैं। अगर हम किसी होटल का बनाएंगे तो हम कौन है, हम कुक हैं या जो भी है। ठीक है, और हमारे कस्टमर कौन है, जो भी जनता है, आम जनता आएगी। फिर हम क्या काम करते हैं कि हम खाना प्रोवाइड करते हैं। और वो खाना कैसे प्रोवाइड करते हैं, साफ सुथरा, अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का, ऐसा ये सब उसकी मिशन हो जाएगा। इसे जैसे यहाँ पर अपन देखें, अपोलो हॉस्पिटल का यहाँ पे मिशन क्या है, आवर मिशन इज टू ब्रिंग द हेल्थ केयर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विद इन द रीच ऑफ द एवरी इंडिविजुअल। मतलब हर एक व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं देना, ये उनका मिशन है। ठीक, आगे
कि वी आर द कमिटेड टू द अचीवमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द एक्सीलेंस इन द एजुकेशन रिसर्च एंड हेल्थ केयर। मतलब वो जो भी सुविधाएं दे रहे हैं उसमें वो एक्सपर्ट होना चाहते हैं, एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, एजुकेशन में या फिर रिसर्च में या फिर हेल्थ केयर में। ठीक है, तो ये हो गया विजन, ये हो गया मिशन। विजन छोटा सा रहेगा एकदम, हम क्या करना चाहते हैं भविष्य में, हमारी पहुंच कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे स्तर को किस जगह पे पहुंचाना चाहते हैं, वो विजन रहेगा। मिशन क्या रहेगा, हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस किस को सुविधाएं दे रहे हैं, ये चीजें मिशन में आ जाएगी। क्वालिटी पॉलिसी क्या होती है, इट इज अ गाइड ऑफ एवरीवन। गाइड, ये हमारे जितने स्टाफ हैं उनके लिए गाइड की तरह पे एक आदेश की तौर पर या फिर उनके लिए एक रास्ते के तौर पर, सॉल्यूशन के तौर पर रहता है कि हमारी पॉलिसी को देख के हमारा स्टाफ समझ जाए कि हम किस प्रकार से सुविधाएं देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आगे ये एग्जाम्पल है क्वालिटी पॉलिसी का। वी शैल स्ट्राइव द प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज टू द pupils in the hospital with sustained efforts to ensure that it's equable, affordable, accountable and responsive to the pupils needed within the limited of services। कम सुविधाओं में, कम रिसोर्सेज में, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, उस रिसोर्सेज में हम लोगों को प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और सेकेंडरी लेवल की क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइडर करना चाहते हैं। ये इसको पढ़ के, ये वाले स्टेटमेंट को पढ़ के, अगर ज्यादा नहीं इसमें नहीं समझना है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप हिंदी में लगा सकते हैं। क्योंकि काफी लोग अपने यहाँ पे जैसे सफाई कर्मी है या कोई भी है, कई लोग होता है बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है, नहीं जानता है। हमारा पर्पस क्या है कि हम एक हमारे स्टाफ को ऐसी गाइड प्रोवाइड करें जिसको पढ़ के उसके कर्तव्य के प्रति या फिर उसके काम के प्रति सामने वाला व्यक्ति, हमारा स्टाफ समझ जाए कि हमें किस तरह से बिहेव करना है या फिर किस तरह से काम करना है। ठीक है, या फिर सेकंड एक एग्जांपल इसका क्या है, क्वालिटी पॉलिसी का, कि रोग कल्याण समिति ऑफ हॉस्पिटल शेल मोबिलाइज द रिसोर्सेज एंड इंश्योर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल। अस्पताल को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं उसको वो किस प्रकार से उपयोग कर रही है, वो उसको, ये काम रोग कल्याण समिति का हो गया। तो हम अब तीन चीजें अपन ने देख ली, जैसे यहाँ पे देखें, विजन देख लिया, छोटा सा होना चाहिए, मिशन बना के रखेंगे, क्वालिटी पॉलिसी वो भी बना के रखेंगे, है ना। तो ये हमें अस्पताल की एक विजन बनाना है, मिशन बनाना है, क्वालिटी पॉलिसी बनाना है। आपने अस्पताल में बना के कई सारी जगह पे एक जैसा पूरे अस्पताल में, आप देखिए, आप लेबर रूम का अगर बनाएंगे तो अकेला विजन, मिशन, क्वालिटी पॉलिसी अलग मत बनाना, पूरे अस्पताल का सबका एक जैसा विजन होना चाहिए। अकेला हमारा वो छोटे छोटे डिपार्टमेंट आ रही है, पूरा अस्पताल थोड़ी है, उनका विजन अलग थोड़ी हो सकता है। हॉस्पिटल एक साथ हम पूरा एक मिल के काम करते हैं, तो हमारे पूरे हॉस्पिटल का एक विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, पॉलिसी एक ही होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं, स्मार्ट, जैसे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव अलग है और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव आपके डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट का अलग हो सकता है। जैसे कहीं पर अगर अपन देखें एसएनसीयू का अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वहाँ क्या रहेगा कि हम छोटे बच्चों को कुछ भी उनका जो भी होता है किसी भी उसमें, कि वो उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। ऑब्जेक्टिव होता क्या है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। स्मार्ट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी ऐसा टारगेट जो कम समय के लिए हम लोग आप मना रहे हैं उसको क्वालिटी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इस जो स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, अटेनेबल होगा या अचीवेबल होगा, रियलिस्टिक होगा, टाइम बाउंड होगा। इस ये पूरा सब पूछते ही है, स्मार्ट का फुल फॉर्म बताओ। एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम पीपीएच के मरीजों को कम करना चाहते हैं या फिर एक्लेम्शिया के मरीज को कम करना चाहते हैं, या एक्लेम्शिया की दर्द को, या किसी और बीमारी को, मान लो आप एनीमिया है, हम एनीमिया को कम करना चाहते हैं, तो वो स्पेसिफिक हो गया। मेजरेबल मतलब कितने, आप जिस चीज को नहीं माप सकते, जिसको आप संख्या में डिनोट नहीं कर सकते, उसको आप नहीं इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक, मतलब आपका 300 मरीज आते हैं एनीमिया के आपके यहाँ पर एक महीने में, हम क्या करना चाहते हैं, 300 मरीजों की संख्या को, एनीमिया को या क्योर करने का देख लो आप इसमें, हम एनीमिया के 300 मरीजों को
सही कर पा रहे हैं या फिर उनका ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, और मतलब उसकी संख्या को और अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा संख्या में डिनोट होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा। अभी हो सकता है ना समझ में आया होगा। अटेनेबल मतलब आप आपका टारगेट वैसा रखो जो कि आप प्राप्त कर सको। ऐसा ना कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप अभी 5% पे हैं और उसको एक साथ चाहेंगे 100% ही कर दे, तो वो संभव नहीं है। उसको जो पॉसिबल हो आप उसी को आप टारगेट बनाए। रियलिस्टिक क्या होता है? मन से डाटा नहीं भरना है, हर कुछ डाटा नहीं भरना है। मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ तो वो मन से ही बोल रहा हूँ। आप रजिस्टर में देख के उसका रियलिस्टिक डाटा निकालें, उस रियलिस्टिक डाटा को आप इंप्रूव करके दिखाएं, वो होता है रियलिस्टिक। टाइम बाउंडेड मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको 2-4 साल लगा दे जरा से उसको इम्प्रूव करने के लिए। उसको एक लिमिटेड टाइम देना है, टाइम बाउंडेड ही हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्टिव को, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को बनाना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे हॉस्पिटल का अगर अपन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो कैसा हो सकता है? इंक्रीज ओपीडी एक्सेस बाय द बीपीएल पॉपुलेशन फ्रॉम 5% इन वाई मंथ, मतलब 1 महीने में या फिर 2 महीने में, इस माह में हम इतना परसेंट उसको बनाना चाहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? इंक्रीज द ओवरऑल पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर बाय इतने नंबर से कितने दिन में, यहां पर ये मंथ आ जाएगा। ठीक, या फिर डिपार्टमेंट का क्या हो सकता है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव? ये तो पूरा हॉस्पिटल का हो गया। डिपार्टमेंट का क्या हो सकता है? एलएसीएस रेट को हम इतने परसेंट से इतने माह में बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे। या फिर ये भी ले सकते हैं, एलएसीएस रेट को हम 2% से 5% करना चाहते हैं 1 माह के अंदर। ये डिपार्टमेंट का हो सकता है। या फिर क्या होगा? इंक्रीज ओटी का अगर अपन देखें तो मेजर सर्जरीज की संख्या हम 5% बढ़ाना चाहते हैं 1 माह में या फिर 1 साल में। ठीक, इसको आप संख्या अपने अनुसार देख सकते हैं। बड़ा टारगेट है तो ज्यादा समय लेंगे, छोटा टारगेट है तो कम समय लेंगे। लेबर रूम का अगर अपन देखें, अ, हाँ, इंक्रीज द नाइट टाइम डिलीवरीज हम बढ़ाना चाहते हैं इतने परसेंट से, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको 5% से 10% पे बढ़ाना चाहते हैं 1 माह में। ये समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। या रिड्यूस द पोस्टमार्टम इन्फेक्शन हम कितना, इतने परसेंट कम करना चाहते हैं इतने माह में। ठीक, ये हमारा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हो गया। मेन चीज है आपको क्या याद रखना है, ये इस पे सामने वाला पूछेगा एक क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल जो कि आपके पास बना हुआ रखा ही होगा, इस प्रकार से बना हुआ रखा होगा, अपन ने देखा है पहले भी बना के रखे हैं बहुत सारे। कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे जहां नहीं बने होंगे, वो लोग बना लीजिए। 18 डिपार्टमेंट का पूरा सबका असेसमेंट होने वाला है। कुछ डिपार्टमेंट में नहीं होगा, वो लोग इसको बना के रख लीजिए। अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए रहेगी तो जो लोग पहले क्वालिटी पे काम कर चुके हैं या असेसर हैं, उन लोगों से आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर मेरे से बात करना हो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको क्या याद रखना है? ये स्मार्ट का फुल फॉर्म याद रखना है। पहला क्वेश्चन यही रहेगा, ये आपने बताया तो ठीक है, उसका मार्क्स मिलेगा। नहीं बताया, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल या अचीवेबल या रियलिस्टिक और टाइम बाउंडेड। और दूसरा मार्क्स कहाँ मिलेगा आपको? ये क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाया है और उसको आपने अचीव किया है तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं किया है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। G4 के अंदर क्या आता है? डिपार्टमेंट क्या, एसओपी। एसओपी के अंदर मैं पूरा का पूरा एक वीडियो आराम पहले भी बना चुका हूं, और फिर से क्लास लेके अपन फिर से बना देंगे और उसको फिर से अपन ग्रुप पे डाल देंगे, शेयर कर देंगे। आप लोग उसको भी पढ़ के देख सकते हैं, या फिर मैं अभी एक पुराना एसओपी का पुराना जो वीडियो है उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अगर वो आपके डिपार्टमेंट में आपका एसओपी अवेलेबल है तो उसका मार्क्स मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में एसओपी अवेलेबल नहीं है तो उसके आगे के जितने भी मार्क्स है, कम से कम 18 पॉइंट है, मतलब 18 दिन 36, 36 मार्क्स, वो पूरे के पूरे कट जाएंगे अगर एसओपी अवेलेबल नहीं है तो। अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल का आप मार्क्स मिल जाएगा। उसके बारे में सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि हमारा एसओपी क्या है और उसको एसओपी को के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, तो आगे के सारे मार्क्स मिलेंगे, और नहीं अगर पता है तो वो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर क्या पूरा का पूरा सारी चीज एसओपी के बारे में अपन पहले ही बता चुके हैं, तो और आगे में लिंक सेंड कर दूंगा, या फिर उसके लिए एक बहुत लंबा टॉपिक है आधे घंटे का, तो वो मैं अलग से क्लास लूंगा। अभी अपन यहाँ इस वाले उसमें नहीं कवर करेंगे। G4 के अंदर पूरा का पूरा एसओपी के बारे में आता है। आगे
एसओपी का ये फिर उसी वही चीज आ जाती है कि एसओपी के बारे में जहां मैं उसको पढ़ाऊंगा एसओपी, ये वहां पे डिस्कस करेंगे। फिर भी एक बार देख लेते हैं एसओपी के अंदर टाइटल, पर्पस, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, किस व्यक्ति का क्या काम है, और डेफिनेशन, प्रोसीजर, सब चीजें एक के बाद एक लिखी हुई होती हैं। ठीक। G2 पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर, इसके ऊपर भी अपन एक बार वीडियो बना चुके हैं, इसका भी लिंक सेंड कर दूंगा। और पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर अपने को सबको निकालना होता है। उसी से हमारे हम लोग क्या काम कर रहे हैं। हम देखिए, अगर अपन मन से अपन देखेंगे, स्वयं से अपन सोचेंगे तो मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं जब कस्टमर से पूछूंगा, जो लोग जिनको ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं उनसे आप पूछेंगे कि हमारा ट्रीटमेंट कैसा लगा, यहाँ पे सुविधाएं कैसी लगी, बाथरूम की साफ सफाई या फिर अस्पताल की साफ सफाई कैसी लगी, हमारे स्टाफ का व्यवहार कैसा लगा, तभी तो आपको पता चलेगा। सामने वाले से पूछेंगे तभी आपको ये जान पाएंगे ना कि हमारी सर्विसेज कैसे हैं। जैसे मैं अगर आपसे अभी फीडबैक लेने का बोलूं कि अब मेरे को फीडबैक दो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तब तो मुझे पता चलेगा ना। मैं मन से सोचूंगा तो मुझे हमेशा रहूंगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं होता। फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे हम लोग इसलिए करते हैं, इसके दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप वार्ड में फॉर्म भरवा लो उनसे, आपका 10-15 क्वेश्चन का अपन ने पहले भी वो बना के ही रखा है, हमारे स्टेट से भी हमें मिला हुआ है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे का फॉर्म दिया हुआ है। सब लोग अपन क्या करते हैं कि उसको पेशेंट से भरवाते हैं, उनसे 10-15 क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। या फिर आप क्या करो, आपको नहीं करना है, एक वो अपना वो चलता है, मेरा अस्पताल वाली सुविधा चलती है। वहां पे क्या होता है, अपने नेशनल से फोन जाता है उनके पास, उनसे 2-3 सवाल पूछते हैं कि आपको वहां कैसा लगा, अस्पताल में वहां के स्टाफ का व्यवहार कैसा था, वहां पे खाना कैसा था। उनसे हमें स्कोर पता चल जाता है। तो आपको दोनों निकाल के रखने हैं। पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे आपको स्वयं को भी करना है, जो मैनुअल अपना होता है फॉर्म से, वो भी करना है, और मेरा अस्पताल का स्कोर भी निकाल के रखना है। ठीक। फिर अकेले निकाल के रखने से उसको नहीं हो जाएगा। पेशेंट सेटिस्फेक्शन अब मैं सबसे आप बोल दिया अभी कि एक सर्वे कर लिया मैंने, ग्रुप पे डाल दिया कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मेरे को आप सवाल का जवाब दूं, और मैं उसको देखा ही नहीं, उसको कभी नहीं देखा, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा क्या फायदा हुआ मेरे को सेटिस्फेक्शन सर्वे करवाने का। इसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, उस फॉर्म को, जितने आपने 30-35 फॉर्म भरवाए, 30% जो भी भरवाए, उस फॉर्म को आपने एनालाइज नहीं करा कि हमें कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर कमी आ रही है, उसको आपने एनालाइज नहीं करा, तो फॉर्म भरवाने का मतलब ही नहीं है। तो अगर आपने सेटिस्फेक्शन सर्वे करा है तो इस वाले पॉइंट में G2.1 में मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने उसको एनालाइज करा है और उसका फीडबैक निकाला, सामने वाले पेशेंट का फीडबैक का एनालाइज करा है, और उस कारण का जो भी समस्या आ रही है, जहां पर आपको मार्क्स कम मिल रहे हैं, उस मार्क्स को आपने एनालाइज करके उसका रूट कॉज निकाला है, उसका कारण निकाला है, और उसको सॉल्यूशन करा है, तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। आगे, फैसिलिटी प्रिपेयर द एक्शन प्लान फॉर द एरियाज, मतलब हमें जो जो कमी यहाँ पर मिल रही है उसके लिए आपने एक्शन प्लान बनाया है। तो लो परफॉर्मिंग या लो सेटिस्फेक्शन वाला जो भी पॉइंट आया है, उस पॉइंट पे आपने कोई भी एक्शन प्लान बना के उस पर काम करा है और उसको संतुष्टि पूर्वक सॉल्व करा है, तो यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। G3.1 में क्या आता है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, मतलब कि हमारे डिपार्टमेंट में हम कोई भी चेकलिस्ट को, हमारा क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए 2-3 प्रकार की चेकलिस्ट है। या तो आप एनक्वास की चेकलिस्ट को यूज करके भर के देख लीजिए, ये बहुत अच्छी बनी हुई है। आप एनक्वास की चेकलिस्ट को लिया, उसको टिक करके देखा, असली पॉइंट मार्किंग करी, ऐसे जबरदस्ती नहीं, एक जगह बैठ के कभी मेरी चेकलिस्ट नहीं भरी जाती। पूरा डिपार्टमेंट में घूमे, वहां पर एक एक पॉइंट पर हमने देखा कि जाले तो नहीं है, सफाई कैसी है, 3 बकेट से सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, फिर बेडशीट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, उन सारी पॉइंट पे आपने खुद से मार्किंग करके खुद से उसका मार्क्स निकाला, और उसकी कमियों को निकाला। जहां जहां पर 0 मार्क्स आ रहे हैं, उन सारे 0 मार्क्स को आपने एनालाइज करा, उसको लिस्ट बनाई, उसके बाद उसको 0 से 2 करने की कोशिश करी, मतलब उसका कंप्लायंस पूरा करने का कोशिश करा, तो यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। और अन्य नहीं करा तो 0 मिलेगा। जैसे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर अपन ने कभी भी उस चेकलिस्ट देखी ही नहीं होती है, तो उनको यहाँ पर हम मार्क्स नहीं देते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल एश्योरेंस प्रोग्राम क्या होता है, या तो आप इंटर डिपार्टमेंट कर सकते हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट में आपने अन्य डिपार्टमेंट से किसी 2 बंदों को बुला लिया, उनको बोला कि आप भाई हमारे यहाँ पर वो करके बताओ, कर दो हमारा असेसमेंट करो।
ठीक है, या फिर आपने दूसरे अस्पताल से बुला लिया, या फिर आपने कहीं से बाहर से स्टेट से बुला लिया, तो वो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होता है। बाहर से किसी से बुला के आपने असेसमेंट करवाया, उसका मार्क्स निकाला, उस मार्क्स को निकाल के उसको एनालाइज करा, उसको जीरो कमियों को दूर करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं करी तो यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, चेकलिस्ट को यूज करा है आपने तो मार्क्स मिलेगा, नहीं करा है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। चेकलिस्ट बहुत सारी होती है, आप मैनुअली आपका भी चेकलिस्ट बना सकते हैं, कि जैसे अपन आरएमओ का राउंड हो रहा है या फिर मैटर्न का राउंड हो रहा है, तो उनके लिए आप अलग से चेकलिस्ट बना के दे सकते हैं कि पंखे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और उसमें कंडेंसर चेंज है कि नहीं है, फिर लाइट सब जगह सफिशिएंट है कि नहीं है, स्टाफ ड्रेस में है या नहीं है, ऐसा करके 10-20 पॉइंट का आपने चेकलिस्ट बना के दे दिया उनको। ऐसी कोई भी चेकलिस्ट जो कि आपने मैनुअली बनाई हो, या फिर अगर मैनुअली नहीं भी बनाई हो तो आप ये स्टैंडर्ड चेकलिस्ट यूज कर लीजिए, एनक्वास वाली कर लीजिए, कायाकल्प वाली कर लीजिए, कोई भी चेकलिस्ट को यूज करा है तो वहां पर मार्क्स मिलेंगे, नहीं करा है तो यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने G5 के अंदर क्या आता है, फैसिलिटी मैप इज क्रिटिकल प्रोसेस, मतलब हमारे क्रिटिकल प्रोसेस को आपने मैपिंग करी है या नहीं करी। आप क्रिटिकल प्रोसेस क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस हो जिसको आपने मैप किया हो, ऐसा हर कुछ नहीं पेशेंट को मैप करना है कि हमें कोई समस्या ही नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, हमने जबरदस्ती बैठे और पेशेंट कैसे आ रहा है, कहाँ पे डॉक्टर को दिखा रहे हैं और उसके बाद कैसे जा रहा है उसको मैप कर दी, उसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, कोई ना कोई समस्या आती, कोई ना कोई प्रॉब्लम, आपके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आप एनालाइज करिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्रिटिकल मैप प्रोसेस का मैप किया जाता है। अन्यथा ऐसे ही केवल असेसर को दिखाने के लिए करने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। हमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है कि या तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार पेशेंट लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहा है, अरे बहुत एक एक घंटे अस्पताल में घूमते रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है, ये समस्या मोस्ट कॉमन है, हमने कई बार सुनी हुई है। तो ये प्रॉब्लम आई, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्रिटिकल प्रोसेस का मैप किया जाता है कि ये हम तो यहीं बैठे हैं, चिकित्सक से पूछोगे तो बोलेंगे कि हाँ मैं तो यहीं बैठा हूँ जब से सुबह से शाम तक, पूरे ओपीडी टाइम में मैं यहीं बैठा हूँ, कोई पेशेंट तो वो आया नहीं, और पेशेंट से पूछेंगे तो मेरे को देखने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, कोई ना कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही है ना, पेशेंट भी है वहां पर, हमारा चिकित्सक भी उपलब्ध है, लेकिन बार बार शिकायतें हमारे पास यही आ रही है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, लड़ाई झगड़े वॉर करने लगते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस पेशेंट से पूछेंगे कि तू भाई यहाँ से आया, यहाँ पे खड़ा हुआ, तू यहीं पे चिल्लाने लग गया, पर्चा तो बनवाया नहीं तूने, तो अपने मैप तो करा ना पहले, यही यही प्रोसेस को पूरी तरह से मैप करा ना कि भाई तू पेशेंट से कहाँ से एंट्री करा, उसके बाद में उसको रास्ता नहीं मिला, वो खड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हर एक यहाँ पर रैंडमली किया जाता है इसको प्रोसेस मैप को, कि हमारे पेशेंट कैसे आ रहे हैं, 2-3 पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, आप ऑब्जर्व कर लो, या फिर उसको एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसी एंट्री करी गार्ड को, अपन ने गार्ड के थ्रू उसको एक पर्चा दे दिया कि यहाँ से जहां जहां तुम जाओगे वहां कितना समय लग रहा है, उसको एक के बाद एक संख्या में लिखते रहना। ठीक, वहां से आगे बढ़ेगा, वो जाएगा सीधा पर्चे में बनाने की लाइन में लग जाएगा, वहां पर्चा बनने की लाइन में वो उसने पेशेंट ने लिख दिया कि मेरे को यहाँ आधे घंटे का लाइन में लगना पड़ा। फिर दूसरा वो चिकित अपने कंसल्टेशन वाले ओपीडी में पहुंच गया, चिकित्सक के पास में, वहां उसको आधे घंटे वहां खड़ा रहना पड़ा, तो फिर उसके बाद में तीसरे बार लाइन लगना पड़ा कहाँ पर, दवाई वितरण में। फिर जाते समय उसने वो पर्चा किसको दे दिया, गार्ड को वापस कर दिया। तो हम ऐसे सर्वे कर सकते हैं, ऐसा क्रिटिकल प्रोसेस को, सारे के सारे प्रोसेस को मैप कर सकते हैं। और फिर उसमें हम देखेंगे, जब आपने प्रोसेस को मैप कर लिया, तो उसमें जो जो अननेसेसरी काम हुए, लाइन लगी तो लाइन में आधे घंटे खड़ा रहना पड़ा पेशेंट को, उस पेशेंट को आधे घंटे ना खड़ा रहना पड़े, उसके लिए जो भी हम काम कर सकते हैं, या तो 2 काउंटर बना ले, या 3 काउंटर बना ले, या फिर डिजिटल उसका जो अपना प्रिस्क्रिप्शन बनता है, अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन होता है, अपने यहाँ पर लगा हुआ है, उस चीज का थोड़ा प्रचार कर दे कि पेशेंट आए, उसको स्कैन करे क्यूआर कोड को, उसका प्रिस्क्रिप्शन अपने आप बन जाए, और बन के फिर वो प्रिंट लेके सीधा और वहां चले जाएगा, तो उसको अननेसेसरी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, सामने वाले पेशेंट का आधे घंटे बच जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, क्रिटिकल प्रोसेस को हम मैप करते हैं, आगे बता दूंगा मैं, इसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है किसी को, कोई भी एक व्यक्ति जवाब दे। अरे कोई सुन भी रहा है, जी सर, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। हाँ
ये मैंने क्या किया, ये पेशेंट सेटिस्फेक्शन मतलब मेरे कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे करा। जस्ट पूछना तो पड़ता ही है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस मैप क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पूरा सीरीज ऑफ स्टेप्स का कि पेशेंट आके आप क्या-क्या कर रहे हैं, कहाँ से क्या जा रहा है। जैसे अपन एग्जांपल अगर लें तो अगर हमारे लैब के अंदर कोई भी टेस्ट लग रहा है तो उसमें कहाँ क्या कैसे सैंपल निकल रहा है, फिर सैंपल का प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, प्रोसेस होने के बाद में उसका रिपोर्ट कैसे दी जा रही है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस को एक के बाद एक स्टेप में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया या पिक्टोरियल या पिक्चर के फॉर्म में हमने एक बना दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस मैप कहते हैं, ठीक है? अब क्यों करते हैं? हाँ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, सबको समझ में आए इसके लिए करते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मतलब सब लोगों को एक बार में समझ में आ जाए। उसके बाद में मेन चीज़ क्या होती है कि इससे हमें ये समझ में आ जाता है पिक्चर जो भी प्रोसेस हो रही है उसको पिक्टोरियल फॉर्म में लेने से प्रॉब्लम क वाला एरिया कहाँ पर है कि कहाँ पर दिक्कत सबसे ज़्यादा आ रही है। उस प्रॉब्लम वाला एरिया को आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद में उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और बहुत अच्छा टूल है जिससे आप किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? आगे प्रोसेस में उपयोग किया जाता है, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है या फिर नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को हटाने के लिए किया जाता है। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी क्या होती है कि जो काम हम बिना मतलब के कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसको हम नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। या प्रोसेस मैप में जो भी आपका पॉइंट स्टार्ट पॉइंट होगा वो सर्कल में रहेगा। अगला स्टेप एक स्क्वायर में रहेगा जहां हमें डिसीजन लेना है। जैसे हमें पेशेंट को यहाँ रखना है या नहीं रखना है, हमारे वार्ड में रखना है तो या फिर हमें रेफर करना है। यहाँ हम डिसीजन वाली बात पे आ गए, हमें डिलीवरी करवाना है या नहीं करवाना है। यहाँ डिसीजन वाली बात पे आ गए, हमें ये वाला सैंपल लगाना है या नहीं लगाना है। यहाँ डिसीजन वाली बात पे आ गए, जहां भी डिसीजन वाला वो लेना है आपको, वहां पर आप उसको इसमें डायमंड शेप में लेंगे, ठीक? एंड पॉइंट जो होगा वो फिर से सर्कल में आएगा। इसी शेप में ही बनता है। जैसे ये वाला नहीं है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये तो एक एग्जांपल किसी उसका है इंडस्ट्री का। इसको अपन हमने हॉस्पिटल के तौर पे भी अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पे सर्कल लेना चाहिए। क्या है ये कि आपने वार्ड से कोई भी डिमांड भेजी, जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी सप्लाई कैसे होती है, इसका प्रोसेस मैप है। ये किसी कंपनी का या फैक्ट्री का वो है प्रोसेस मैप किया हुआ है उनने। इसको अपन अपने अस्पताल की तरह से समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लो। हमारे इमरजेंसी इमरजेंसी से कोई भी एक डिमांड भेजी गई कि यहाँ पर हमारे पास में क्या खत्म हो गया, थर्मामीटर अपना बीपी एपरेटस का सेल खत्म हो गया। तो उनने यहाँ से डिमांड भेजी। अब वो डिमांड पहुंचेगी कहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, या तो आरएमओ साहब के पास में पहुंचेगी या फिर हॉस्पिटल मैनेजर के पास में पहुंचेगी। अब वहां पे पहुंची तो उनने डिसीजन लेना है कि यहाँ से इसको खरीदने की जरूरत है या नहीं है, सेल को खरीदने की जरूरत है या नहीं है। अगर खरीदने की जरूरत है तो वो आगे डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा जहाँ खरीदी होती है। वहां से खरीदी वाली डिपार्टमेंट से डिसीजन यहाँ पे हो चुका है कि हमारे पास खरीदना है या नहीं खरीदना है। उसके बाद में जब आगे बढ़ गया तो फिर यहाँ से कहाँ पहुंच गया? परचेज़ डिपार्टमेंट में पहुँच गया। परचेज़ डिपार्टमेंट फिर ये डिसीज़न लेगा कि हमारे पास में जो ऊपर फॉर्म भरा गया है, डिमांड वाला फॉर्म, वो सही है। अगर वो फॉर्म सही है और उसकी खरीदने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर फॉर्म सही है, तो आगे कंप्लीट ऑर्डर कर देगा सामने वाला व्यक्ति और वहाँ से खरीद के वो वापस सप्लायर के पास में डिमांड पहुँच जाएगी। सप्लायर उसको भेज देगा और यहाँ पे हमारे पास में वापस से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो सेल आ जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पर जहाँ पर डिसीज़न मेकिंग था कि फॉर्म सही है या गलत है, फॉर्म सही भरा है तो आगे बढ़े, नहीं भरा है, गलत भरा है तो उसको वापस भेज देंगे। इनकम्प्लीट फॉर्म है, आप फिर से इसको सही से चेक करवाइए, परचेज़ कमेटी से साइन करवा के भेजिए, है ना? तो ये डिसीजन वाला एक पॉइंट आ गया। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू एडिंग एक्टिविटी क्या होती है? हर एक वो एक्टिविटी जो ज़रूरी होता है, जो हमें करना ही पड़ेगा, वो वैल्यू एडिंग एक्टिविटी होती है। जो एक्टिविटी हम किसी बिना मतलब के कर रहे हैं, फोकट में घूम रहे हैं, तो उसको नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कहते हैं। और नेसेसरी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेशेंट के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। जैसे फॉर्म भरना, पर्चा बनवाना, फॉर्म भरना, एमएलसी भेजना, ये पेशेंट से कोई लेना-देना नहीं, उसको कोई फ़ायदा नहीं। वो सामने वाला कहेगा ये पर्चा-वर्चा तुम फालतू में भरवाते रहे हो। लेकिन वो है तो ज़रूरी चीज़, उसको कहेंगे नेसेसरी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, इसको मत ध्यान दो, ऐसे ही छोड़ दो। हमारे लिए काम की क्या है? वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडिंग।
एक एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, ये कोई मतलब का नहीं है। जब मैं इसके लिए प्रोसेस मैप पे एक अलग से क्लास ले लूंगा अच्छे से बना के, और फिर मैं वो भी समझा दूंगा। हम यहाँ पर आज डिस्कस क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ कंसर्न जी, इसलिए हम उसी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ ये प्रोसेस मैप भी मैं आज शाम को ही ले लूंगा, या फिर मैं अगले एक आध क्लास में उसको आगे समझा दूंगा आपको। G6 में क्या आता है, हमारे यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। हम ऐसा तो नहीं है कि हमारा एक्सटर्नल असेसर आता है वही सब देखता है, उसी समय हम लोग जागते हैं और उसी समय पे पूरा का पूरा साफ सफाई करवा के और सब कुछ ठीक ठाक करके असेसमेंट करवा लेते हैं। अगर आपके पास में हर 2 महीने में, ऐसा नहीं है कि आपको डेली ही असेसमेंट करना है, आपको 2 महीने में कर रहे हो या 3 महीने में कर रहे हो या 1 महीने में कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपके पास में समय बचता है उस समय में आप असेसमेंट कर रहे हो। हमने अगर पीरियोडिक इंटरनल असेसमेंट किया है तो वहाँ मार्क्स मिलेंगे, नहीं किया है तो यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप डेथ ऑडिट, बहुत सारे ऑडिट होते हैं, मेडिकल ऑडिट हो गया, डेथ ऑडिट हो गया, ये सब प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट हो गया, ये सारे ऑडिट करके कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। अब इसमें ये प्रॉब्लम ये आती है, हम ऑडिट तो कर लेते हैं, ऑडिट करने के बाद में जो वहां पर प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश कोई नहीं करता। उसको सॉल्व करके यहाँ पूरी चीज क्या आएगी, आपने ऑडिट करा, ऑडिट करके उसकी कमियां निकाली, कमी निकालने के बाद में उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, अन्यथा यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए नीचे आप देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम वो पॉइंट है। यहाँ पर ऑडिट करा है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद में आपने उसकी कमियां निकाला है, उसको कमी निकाल के नोट करा है, तो यहाँ मार्क्स मिलेगा, नहीं करा है तो नहीं मिलेगा। इसके बाद में आपने उस कमी को निकालने के लिए नोट कर लिया था, यहाँ पर हमने उस कमी को दूर करने के लिए कोई एक्शन प्लान बनाया है तो यहाँ मार्क्स मिलेगा, नहीं बनाया है तो यहाँ मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद में आपने एक्शन प्लान बनाने के बाद में उस एक्शन प्लान को इफेक्टिव किया है, तो यहाँ पर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिया है आपने तो मार्क्स मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। कोई मुझे ये बता सकता है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है? कोई भी? ज्योति, ज्योति जी माइक अनम्यूट करिए। हमें 2-3 ज्योतियां दिख रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने पास ज्यादा समय भी नहीं है। देखिए मैं ही बता देता हूँ, करेक्टिव एक्शन क्या होता है, किसी भी दुर्घटना को होने के बाद में हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको करेक्टिव एक्शन कहते हैं। जैसे पेशेंट गिर गया, अब गिर गया तो उसको उठाया, उसको समझाया बुझाया कि भाई ठीक है संभल के चला करो, यहाँ पे स्लिपरी था, तुम्हें देखना चाहिए। जो भी हमने दुर्घटना होने के बाद में जो भी एक्शन लिया उसको हम कहेंगे करेक्टिव एक्शन। लेकिन दुर्घटना होने से पहले अगर हमने कोई स्लिपरी जगह जहाँ पे फिसल सकता है पेशेंट, वहां पर बोर्ड लगा लिया कृपया संभाल के चलें, यहाँ पर स्लिपरी जगह है, या फिर वहां की टाइल्स चेंज करवा दी, या फिर वहां पर थोड़ा सा रफ सा सरफेस कर दिया, तो ऐसा एक्शन जो कोई दुर्घटना लेने से पहले हम कर रहे हैं उसको प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। और करेक्टिव एक्शन हम जिसको कहते हैं जो दुर्घटना होने के बाद जो भी काम करते हैं उसको करेक्टिव एक्शन कहते हैं। तो कोई भी करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन आपने ऊपर के जो ये करा था प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, ये सब ऑडिट करे हैं, उन सब ऑडिट में जो भी एक्शन लिया है तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं लिया है तो यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसका, प्रोसेस मैप का, कि कस्टमर को एक बंदा आया, हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा आया और आपसे बोल रहा है, 3-4 पेज लेके आया, पुलिस वाला ही था वो, हमारा वो एमएलसी रिपोर्ट वगैरह लेके जाता है ना, वो आया, बोलता है कि मैडम आप इसको स्टेपल कर दीजिए प्लीज। अब ठीक है, ये स्टेपलर के लिए बंदा आया है हमारे पास। यहाँ पर क्या हुआ, पेपर ले लिया हमारे नर्सिंग ऑफिसर ने, वो गई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट स्टेपलर लेने के लिए। स्टेपलर लेने के बाद वो स्टेपल वहां पे पिन लगाया, इसके बाद में वो वहां से वापस आई डेस्क पे, फिर उसके बाद में उसको पेपर नीचे रख दिया, उसने सामने वाले व्यक्ति को दे दिया। पेपर लेने में उसको 1 सेकंड का समय लगा, यहाँ पर स्टेपल करने में उसको 5 सेकंड का समय, वहां तक जाने में दूसरे डिपार्टमेंट गई थी, 20 फीट की दूरी थी, वहां तक जाने में उसको 5 सेकंड का समय लगा। फिर वहां पर उसने क्या करा, स्टेपल करने में 2 सेकंड का समय लगा, फिर वापस आने में 5 सेकंड का समय लगा, ये 5 सेकंड हो गया, फिर पेपर रख दिया, 1 सेकंड के अंदर पेपर रख दिया, कुल मिला के समय कितना लगा हमारे पास। यहाँ पर अगर अपन देखें, अगर स्टेपलर
जहां पर नर्सिंग ऑफिसर बैठ रही हैं उसके नर्सिंग काउंटर पे, वहीं पर अगर होता तो केवल इफेक्टिव टाइम कितना है, पेपर लेना और 2 सेकंड स्टेपल करने में और पेपर देना, कुल इफेक्टिव वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कौन कितनी हो गई, 4 सेकंड की। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ये जस्ट एग्जांपल है ना, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में उसको कितना समय लगेगा, 5 सेकंड, और ये 5 सेकंड, 10 सेकंड तो उसने वैसे ही यहाँ से वहां बिना नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी हो गई। हम इस कमी को, इस 10 सेकंड को कैसे बचा सकते हैं कि एक स्टेपलर उसके नर्सिंग स्टेशन पे रख दो। तो इतने में ये वाला, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि ये क्या फालतू चीज बता रहा हूँ। तो ये 10 सेकंड हम वैसे बचा सकते थे, कैसे कि एक स्टेपलर अपन सामने वाले नर्सिंग ऑफिसर के टेबल पे रखवा देते, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, एक्सेस मोशन, जबरदस्ती का इधर उधर भाग रही है, थकेगी अलग। आगे बढ़ते हैं, 8 पॉइंट G8 क्या होता है, फैसिलिटी यूज द मेथड ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट सर्विसेज। और यहाँ पर वही चीज अपन बोलते हैं, क्वालिटी टूल्स को आपने आपने सारी चीजें निकाल ली, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन सर्वे कर लिया, उसमें कमियां निकाल ली, कमी निकालने के बाद में आपने उसको, जो भी पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को दूर करने के लिए कोई क्वालिटी मेथड अगर आपने यूज करा है तो क्वालिटी मेथड वाला मार्क्स मिल जाएगा। क्वालिटी टूल 7 होते हैं बेसिक वाले, कोई भी 2 क्वालिटी टूल्स को यूज करके, मैंने कल ग्रुप में बहुत सारे टूल्स डाले हुए हैं, सबके बने हुए हैं, आप उसको देख लो। कोई भी 2 क्वालिटी टूल्स आपने यूज करके और उस प्रोसेस को इम्प्रूव करा है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करके दिखाया है। जैसे अगर पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे अपन करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उसमें एक पॉइंट अपन मान लिया कि सफाई अच्छी नहीं है या फिर खाना ठीक अच्छा नहीं प्राप्त हुआ, उस पे हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। खाना प्राप्त होने वाले पे बात कर रहे हैं कि खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो उस पे हमने अगर देखा वहां पर हमारा मार्क्स कम आ रहा है, उसको दूर करा, कैसे करा, कोई भी क्वालिटी टूल्स को यूज करके आपने उस कमी को दूर कर लिया है, तो वो आपको उस जगह के मार्क्स मिलेंगे। खाने को क्वालिटी अच्छी करके दिखाई है और विथ डॉक्यूमेंट और विथ असली डाटा, ओरिजिनल डाटा आपने सही करा है तो वहां पे मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वालिटी टूल प्लानिंग क्या होता है, क्वालिटी प्लानिंग होती है, फिर क्वालिटी कंट्रोल के टूल होते हैं, ये प्लान डू चेक एक्ट, ये अपन देख ही चुके हैं। इसको और भी अच्छे से अगली क्लासों में बता दूंगा, अभी अपने पास में क्या ज्यादा समय नहीं है, हमारे पास में केवल 2-3 दिन का ही समय है। आपके यहाँ पर अपने यहाँ पर सॉरी अपने यहाँ पर अपने अस्पताल में असेसमेंट आने ही वाला है, तो अपन जल्दी जल्दी इसको क्लास लेते हैं। देखो, क्वालिटी टूल्स जो होते हैं वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्वालिटी बेसिक क्वालिटी टूल्स जो होते हैं वो 7 होते हैं। कुछ क्वालिटी टूल्स जो होते हैं वो नंबर्स पे काम करते हैं, जैसे परेटो डायग्राम होता है वो नंबर्स पे काम करता है, कंट्रोल चार्ट नंबर पे करता है, रन चार्ट नंबर पे काम करता है, चेक शीट नंबर पे काम करता है, हिस्टोग्राम नंबर पे, स्कैटर डायग्राम नंबर पे। और कुछ जो होते हैं वो केवल आपके आइडियाज पे काम करते हैं, यहाँ पे नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम मतलब फिशबोन हो गया, फिर फ्लो चार्ट हो गया, ये सब बहुत सारे है, इनको हमें देखना भी नहीं है। आपको केवल 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स के नाम पता होना चाहिए और उसको कैसे उपयोग करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। परेटो बेसिक है, कंट्रोल चार्ट बेसिक है, रन चार्ट, चेक शीट, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, ये बेसिक क्वालिटी टूल्स है। और इसके साथ में एक ये फिशबोन, ये 7 क्वालिटी टूल्स हो गए। देखो 6 ये हो गए और एक ये 7, 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स है। आपको 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स के नाम पता होना चाहिए और उसको कैसे यूज करना करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और कोई भी 2 क्वालिटी टूल्स को आपको यूज करके उससे इंप्रूवमेंट करके दिखाना हो, ठीक है। क्वालिटी टूल्स कहता है प्रोसेस मैपिंग, ये भी एक क्वालिटी मेथड है एक्चुअली। ये क्वालिटी मेथड और क्वालिटी टूल्स में कोई अंतर बता सकते हैं? जहां पर बहुत सारे प्रोसेस एक साथ इन्वॉल्व हो, 2 या 2 से अधिक प्रोसेस इन्वॉल्व हो, उसको मेथड बोलते हैं। या 2 से अधिक क्वालिटी टूल्स इन्वॉल्व हो, उसमें अपने को करना पड़े, तो उसको क्वालिटी मेथड बोलते हैं। और नॉर्मली जो कि 2 होते हैं, 5S और PDCA, हमने वो पढ़ा है, आप वही याद रखो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अगली क्लासों में अपन उसको दोनों में स्पष्ट आपको डिफरेंस भी समझा दूंगा और याद भी करवा दूंगा। प्रोसेस मैप, ये क्वालिटी टूल्स है, सॉरी। और स्ट्रेटिफिकेशन ये हटा दो, हिस्टोग्राम हमने जो पढ़ा है हम केवल वही पढ़ेंगे, फालतू आगे पीछे नहीं भागेंगे। हिस्टोग्राम हमने पढ़ा है।
फिर चेकशीट पढ़िए, चेकलिस्ट जितनी भी होती है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम मतलब फिशबोन आपने पढ़ाई है, परेटो पढ़ाई है, स्कैटर डायग्राम पढ़ा है, कंट्रोल चार्ट आपने पढ़ा है। बस ये 7 क्वालिटी टूल्स को हमें याद रखना है। ये स्ट्रेटिफिकेशन हम नहीं पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम पढ़ेंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है? ये होता है सिंपल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी एक प्रोसेस का। जैसे यहाँ पर हम सर्जरी का ही रिप्रेजेंटेशन एक ले रहे हैं। पहले दिन हमारी 2 सर्जरी हुई माइनर वाली, और पहले ही दिन हमारी मेजर सर्जरी 3 हुई, उसको यहाँ लिख दिया। दूसरे दिन में माइनर सर्जरी मेजर सर्जरी 7 हुई, माइनर सर्जरी 6 हुई। इस प्रकार से आपने पूरा का पूरा लिख दिया, तो हमें इस केवल ग्राफ को देख के समझ में आ जाएगा कि पहले वाले दिन जो है, जिस दिन हम पहला जो दिन था जहां से हम डाटा कलेक्ट कर रहे थे, उस दिन सर्जरीज जो है कम हुई है। इस ग्राफ को देख के इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपका काफी सारा समय बच जाएगा। जैसे अगर अपन आप एक एक दिन का देखेंगे, तो पहले देखेंगे 2 3, दूसरे दिन 7 6, ऐसे देखिएगा तो बहुत सारा समय लगेगा हमारे पास। उन समय को बचाने के लिए, वो समय बचाने के लिए एक सिंपल ये फोटो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 तीसरे वाले दिन जो है 12 माइनर सर्जरी हुई है, मतलब इस दिन बहुत ज्यादा काम हुआ है, और 5 मेजर सर्जरी हुई है। हमारा ओटी सबसे ज्यादा इस दिन बिजी रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, असेसर क्या करेगा, इस वाले दिन का ऑटोक्लेव रजिस्टर मंगवा लेगा इसी को देख के कि तुमने ऑटोक्लेव इस वाले दिन कितने बार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेकशीट क्या होती है? जितनी चेकलिस्ट आपने बहुत सारी चेकलिस्ट देखी है, कायाकल्प की चेकलिस्ट देखी है, सर्जिकल चेकलिस्ट देखी है, एनेस्थीसिया चेकलिस्ट देखी है, इसके बाद में आप जो बाथरूम के सामने सफाई वाली चेकलिस्ट लगाते हैं वो देखी है, फिर एनक्वास की चेकलिस्ट देखी है। तो ये सारी की सारी चेकलिस्ट को यूज करके हमारे प्रोसेस में, हमारे डेली रूटीन के कामों को इम्प्रूव करने के लिए ये होती हैं। अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है चेकलिस्ट के। फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिशबोन। यहाँ से मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से अपन शाम को क्लास लेंगे। जो मैं मुझे जो पढ़ाना था वो क्वालिटी एरिया ऑफ कंसर्न जी पढ़ाना था आज। अब मैं यहाँ से आगे जो शाम को अपन क्लास लेंगे, उसमें आप लोगों को मैं क्या बताऊंगा, जितने अपने बेसिक क्वालिटी टूल्स है ना, 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स और 2 क्वालिटी मेथड्स, उस पे अपन क्लास लेंगे आज शाम को। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या ज्यादा नहीं अपन बढ़ाना चाहते हैं इसको। आप लोग काफी व्यस्त हैं वैसे भी, आपका असेसमेंट की तैयारी वैसे भी चल रही है, तो अपन मैं यहाँ पर क्लास को एंड करूंगा। और किसी को कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो, इसमें कुछ चीज नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे पूछ लीजिए प्लीज। किसी को कुछ पूछना है?